हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम सब छंद को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि काव्य शास्त्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र में 2 टॉपिक को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़? रस और अलंकार को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज़ और बचा है, उसमें क्या चीज़? छंद बचा है। ठीक है, छंद को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग छंद की बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसकी से संबंधित यहाँ से भी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है हमारे एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें हर एक एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है यहाँ से। तो आप इसको मन मस्तिष्क को लगा करके देखिएगा, सारी चीज़ों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा डियर। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित आज हम लोग छंद से संबंधित क्या क्या देखेंगे। व्युत्पत्ति देखेंगे, उल्लेख देखेंगे, फिर परिभाषा को देख लेंगे और फिर इसके तत्व को देख लेंगे, इसके एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, छंद के अंग क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ देख लेंगे। इतनी तक की चीज़ों को आज देख लेंगे और सब चीज़ें 4-5 क्लास में हम लोग देख लेंगे, कवर कर लेंगे उसको, सारी चीज़ों को ना। और आशा करते हैं देख लेंगे ना, तो आपसे इससे बनने वाले यानी छंद यानी काव्य शास्त्र से बनने वाले एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएंगे। एग्जाम में एक एक नंबर बटोरने होते हैं हमको। बटोरेंगे कैसे? जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे डियर। जब आप ये हमारे साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए देखते हैं छंद। छंद पढ़ रहे हैं तो छंद क्या है इसके बारे में जान लेते हैं ना। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई सर? क्या व्युत्पत्ति? व्युत्पत्ति का मतलब होता है विशेष प्रकार से उत्पत्ति कैसे बताई गई है, कि यह कैसे उत्पन्न हुआ, विशेष प्रकार से बताई गई है कैसे ना। अगर वैदिक संस्कृत की दृष्टि से देखा जाए तो यह छिद धातु था। छिद धातु में असुल प्रत्यय लगने के योग से छंद का आविर्भाव हुआ, अर्थात छंद शब्द का जन्म हुआ। छंद, ठीक है। या फिर लौकिक संस्कृत की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो छद धातु, क्या चीज? छद धातु में असुन प्रत्यय लगने से, असुन प्रत्यय के लगने से छंद शब्द की व्युत्पत्ति हुई, अर्थात छंद शब्द का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। क्या बातें क्लियर हुई? और इसका जन्म हुआ तो ये बना क्या चीज? शब्द छंद बना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ आच्छादित करना या फिर ढकना। आच्छादित जानते हैं ना, ऊपर से ढक लेना, आच्छादित कर देना। हमारे ऊपर छत है तो वह क्या है? छत से हम आच्छादित हैं, आच्छादित। समझ गए इसका मतलब? और यहाँ काव्य शास्त्र में नियमबद्ध करना होता है छंद का अर्थ। ठीक है, समझ में आई यहाँ की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है डियर, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि इसका उल्लेख, छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिल जाता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही सबसे पहले छंद शब्द का उल्लेख मिल जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपसे कि छंद का उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे पहले, तो ऋग्वेद में मिलता है। ओके डियर, चलिए देखते हैं छंद की सबसे पहले व्यवस्थित विवेचना या फिर व्यवस्थित विवेचन किसने किया, इस चीज को देख लेते हैं। और फिर दिमाग में आता है सर छंद के पिता कौन कहे जाते हैं, छंद के जनक कौन कहे जाते हैं, ये चीज बात आती है तो ये सब भी क्लियर कर लेंगे ना। ठीक है, छंद का सबसे पहले विवेचना किसने किया? पिंगलाचार्य ने किया। किसने किया था भाई? पिंगलाचार्य या फिर पिंगल मुनि द्वारा किया गया था। पिंगलाचार्य या फिर पिंगल मुनि द्वारा किया गया था, जिनकी रचना का नाम है छंद सूत्र या फिर छंद शास्त्र। छंद शास्त्र के नाम से भी जानते हैं और छंद सूत्र के नाम से भी जानते हैं इसी को। और इन्हीं को, पिंगलाचार्य को ही, पिंगल मुनि को ही छंद शास्त्र का जनक अर्थात छंद शास्त्र का पिता माना जाता है। क्या बातें क्लियर हुई? यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि छंद शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं। पूछा भी गया है यूपी पुलिस में, यूपीपी में, कि छंद शास्त्र के जनक कौन है, तो पिंगलाचार्य हैं। ठीक है, और इनकी रचना का नाम छंद शास्त्र या फिर छंद सूत्र, जो कि कब लिखी गई थी? 200 ईसा पूर्व में। कब लिखी गई थी डियर? 200 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज और है कि छंद को वेद का, किसका? वेद का चरण या फिर पैर माना जाता है। क्या माना जाता है डियर? चरण। चरण अर्थात पैर। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छंद को वेद का क्या माना जाता है, तो आपको ऑप्शन में हो सकता है कि आँख, कान, हाथ, पैर। तो वहाँ पे हमारी नजरें, हमारी निगाहें चरण को ढूंढेंगी, पैर को ढूंढेंगी। क्यों? क्योंकि छंद को क्या माना जाता है? वेद का पैर माना जाता है, अर्थात चरण माना जाता है। ध्यान रखिएगा बात को, बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा डियर। ठीक है,
कात्यायन के अनुसार एक परिभाषा देख लेते हैं। आजकल ना परिभाषा से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होने लगी, क्वेश्चंस बनने लगे हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो परिभाषा को देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ठीक, देख लेते हैं क्या चीज है। यद यत अक्षर परिमाण तत् छंदः। यद, यहाँ द नहीं है, त, यत अक्षर व्यंजन संधि हुई है, ये त का द हो गया है, अक्षर, यत अक्षर परिमाण तत् छंदः, अर्थात जहां अक्षरों के परिमाण का, परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, परिमाण का ध्यान रखा जाए, क्वांटिटी का ध्यान रखा जाए, वह काव्य पंक्ति छंद है। परिमाण का ध्यान रखा जाए अर्थात क्वांटिटी का, अर्थात मात्रा का ध्यान रखा जाए, तो वहां वह काव्य पंक्ति क्या है डियर, तो वह काव्य पंक्ति ही क्या है, छंद है। ओके, यह किसके अनुसार था, कात्यायन के अनुसार ना। एक हिंदी साहित्य कोश संस्था है, ठीक है, हिंदी साहित्य कोश बुक है ना, हिंदी साहित्य कोश बुक के अकॉर्डिंग उसमें क्या चीज दिया गया है, क्या दिया गया डियर, देखिएगा ध्यान से। छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, गति, यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना है। कैसे, छंद अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, गति, यति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना है। पद्य रचना, गद्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, गद्य में तो कोई छंद होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पद्य रचना है। एक सामान्य सी परिभाषा देख लेते हैं, जो हम लोग को मान लीजिए हमारे जो विद्यार्थी देख रहे हैं, वो लोग को अगर छंद की परिभाषा लिखने को आ जाती है बोर्ड एग्जाम में या फिर कहीं भी लिखने को आ जाता है, तो इस परिभाषा को लिख सकते हैं। हालांकि इसको भी लिख सकते हैं, बट ये सामान्य सी एक परिभाषा है, इसको आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ना, ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हों। देखिए, जिस काव्य पंक्ति में क्या क्या चीज़ें, गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा या वर्ण, क्या चीज, मात्रा या वर्ण की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। अर्थात इन सब चीजों का ध्यान रख करके जब हम शब्द को बैठाते हैं अपने काव्य पंक्तियों में, तो वहां उस काव्य पंक्ति को ही क्या बोलते हैं, उस काव्य पंक्ति को छंद बोलते हैं, ठीक है। इन 7 जो चीजें हैं, ये क्या क्या, गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा, वर्ण, ये सब चीजें, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके जब हम शब्द योजना करते हैं, शब्द योजना की जाती है, उस काव्य पंक्ति को क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा हो गई, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप एक सामान्य सी परिभाषा लिख सकते हैं। ओके डियर, आगे आ जाते हैं छंद के तत्व को। यहाँ से छंद के तत्व ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कौन से तत्व नहीं है, तो इसमें जान लीजिए कि छंद के 7 तत्व हैं, कौन कौन से, गति या प्रवाह। अभी इन सब चीजों को एक एक चीज बताऊंगा क्या होता है। यति, लय, तुक, चरण, मात्रा या वर्ण। मात्रिक छंद में मात्रा का गणना किया जाता है, वर्णिक छंद में वर्ण का गणना किया जाता है, मात्रा या वर्ण, ठीक है। गण, गण अर्थात जो यगण, मगण, तगण, झगण ये चीजें होते हैं, यह माता, राजभान, सलगा, वह चीजें गण, ठीक है। अब देखिए, ये जो 7 हैं, ये क्या है, तत्व हैं, अंग हैं, किसके, छंद के अंग हैं, अवयव हैं या फिर एलिमेंट हैं, छंद के एलिमेंट, छंद के तत्व कौन कौन से हैं, तो यही 7 हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम में अगर हो जाता है फ्रेमिंग के, इसमें से छंद के तत्व नहीं है, तो 3 आप में रहेगा, एक कोई दूसरा चीज दे देगा, तो वही चीज आपको छाटनी रहेगी। जब आपको 7 क्लियर रहेंगे तो एक को निकाल देंगे आप बाहर, कहेंगे कि ही नहीं, ऑप्शन में टिक कर देंगे ना, ठीक है। आगे देखिए गति, अब ये जो था गति और प्रवाह, इस चीज को समझ लेते हैं। गति और प्रवाह क्या होता है सर, अब दिमाग में आता है कि सर ये होते क्या है, दिमाग में हमारे आता है भाई, तो आ रहा होगा तब बता देते हैं, सारी चीजों को बता देंगे आपको ना। सबसे पहले गति को देख लेते हैं, इस चीज को कि गति या प्रवाह क्या होता है। किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में, किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में लय के साथ पढ़ना, किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में लय के साथ पढ़ना गति है। क्या है, गति है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी काव्य पंक्ति को एक श्वास में लय के साथ पढ़ना क्या है, गति है, ठीक है। अब देखिए सर होता क्या है, अब एक रहीम दास जी का दोहा लिए हैं, अब इसमें बताएंगे कि सर गति क्या है। अब देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए, ठीक है। देखिए
एक दोहा ले लिया हमने और इसमें बताएंगे कि गति क्या होती है ना। देखिए, एक श्वास में लय के साथ पढ़ना गति है। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ आके रुक गए, एक श्वास में यहाँ तक पढ़ें, यहाँ तक का पढ़ें, ठीक है, तो यही क्या हो गया, गति हो गया। ये जो एक श्वास में लय के साथ जहां तक पढ़ा जाता है वही क्या होता है, गति होता है। तो एक गति, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है, यति। यति, यति क्या होता है, यति का मतलब होता है रुकना या विराम करना, ठहरना, ठीक है, ठहरना, रुकना या विराम करना। अब देखिए यति के 3 भेद हैं, यहाँ से पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ध्यान में अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं कि यति, यति होती क्या है, ठीक है। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय, किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़ते समय रुकने हेतु जिस विराम चिन्ह, ये देखिए चिन्ह ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ मैं, चिन्ह ऐसे ही सही होता है, ये चिन्ह गलत होता है, ठीक है, ये चिन्ह गलत होता है। क्यों, ये चिन्ह होता है, सही चीज ये वर्तनी के दृष्टि, वर्तनी में पूछा जाता है, ची आधा ह फिर न पूरा होता है, ध्यान में रखिएगा। जो चीजें बात आती रहेगी उसको मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा ना। तो काव्य पंक्ति को पढ़ते समय रुकने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, रुकने हेतु जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे यति कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यति। जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बोलेंगे सर चिन्ह क्या चीज है, दिमाग में आ रहा होगा। अब इसी चीज को देखते हैं, इसमें चिन्ह क्या क्या चीजें हैं। क्या यहाँ पे एक ऐसा चिन्ह था विराम जैसा, मतलब कामा जैसा है, बीच में कामा जैसा है, तो वही चीज है क्या चीज, यति है। अब यति के 3 भेद हैं, 3 तरीके की यति होती है। कौन कौन सी, एक होती है ये अर्ध यति होती है, कौन सी, अर्ध यति, ठीक है, अर्ध यति कैसी होती है भाई, इस तरीके से होती है, कामा जैसी, ठीक है। और ये जो होती है पूर्ण यति होती है, पूर्ण यति, एक डंडी, एक पाई, ठीक है। और परिपूर्ण यति, परिपूर्ण यति, ये 2 डंडी होती है। अब सर इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये देखिए विषम चरणों में अर्धयति का प्रयोग किया जाता है, विषम चरणों में अर्धयति का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण यति का प्रयोग सम चरणों में किया जाता है, और लास्ट चरण में क्या किया जाता है, परिपूर्ण यति का प्रयोग किया जाता है लास्ट चरण में। क्या तीनों चीजें क्लियर हुई। यहाँ से देखिए पीसीएस में, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि इसमें से यति नहीं है, उसमें से यही 3 ऑप्शन थे कि अर्धयति, पूर्ण यति, परिपूर्ण यति, और फिर एक और कोई ऑप्शन था। तो ये तीनों चीजें जब हमको क्लियर रहेंगी, सारी चीजें जानते रहेंगे तो कर पाएंगे, ठीक। तो इसमें से कोई एक दूसरा ऑप्शन रहेगा, वही चीज नहीं होगा, 3 तो होते ही हैं सर, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ऑप्शन में भी दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, यति नहीं है, ठीक, यति नहीं है। अब बताएं किसको ना, हमारी निगाहें किसको ढूंढेंगी, ये तो होता है अर्धयति सर, जब हमको पता रहेगा तो ये तो होता है अर्धयति, यह होता है पूर्ण यति, यह होता है परिपूर्ण यति, ये ही नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसको हम ऐसे गोला रंग के चले आएंगे, ठीक है। अगर नहीं पता रहेगा तो यही हम गच्चा खा सकते हैं, बच्चा खा जाएगा गच्चा, ठीक है। तो गच्चा नहीं खाना, हमको एक नंबर बटोरने हैं। बटोरेंगे कैसे, जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। आज इतना ही देखते हैं, आगे देखेंगे लय को, तुक को, चरण को, मात्रा को, और फिर गण को। इसको कल वाली क्लास में देखेंगे और भेद तक के क्लियर कर लेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है डियर। तो आज आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी और आपको कॉन्सेप्ट भी सारी चीज़ें का क्लियर होता चलेगा। और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, आप इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा और अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसको बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, प्रॉपर सिंहावलोकन करते रहिएगा। जो चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि रस को पढ़ चुके हैं, अलंकार को पढ़ चुके हैं, शब्द यानी कि वर्ण व्यवस्था को पढ़ चुके हैं हम लोग, उस सब चीज़ों को भी थोड़ी चीज़ें देखा कीजिएगा, पढ़ा कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, विस्मरण ना हो हमारे दिमाग से। क्योंकि ह्यूमन माइंड्स क्या होता है,
विस्मरण होता चला जाता है अगर हम लोग सिंहावलोकन नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंहावलोकन करना है, पीछे जाकर के चीज़ों को देखने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर डियर।